नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बावजूद अभी तक सरकार बनाने में लगभग 10 दिन हो गए हैं। अभी तक सरकार बनाने में नाकाम रहा है। सरकार क्यों नहीं बन पा रही है? वहां जो गठबंधन के तीनों घटक दल हैं यानी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी, तीनों के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर, विभागों को लेकर तमाम मुद्दों पर असहमति जारी है। और दूसरी ओर जो ये बम्पर बहुमत हासिल किया है महायुति ने, यानी 288 विधानसभा सीटों में से 230 पर जीत हासिल की है, इसको लेकर ये अप्रत्याशित जीत है। इसको लेकर ये जीत इंडिया गठबंधन को कहीं से भी उसके गले नहीं उतर रही है और तमाम तरह की धांधली की शिकायतें आ रही हैं। ईवीएम में ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया में धांधली की शिकायतें आ रही हैं। और इन शिकायतों में यह कहा गया था कि इन शिकायतों को आप लिखित में पैसे देकर इसकी अगर आप जांच की मांग करेंगे तो जांच की मांग हो जाएगी। 1 हफ्ते के भीतर आपको शिकायत दर्ज करानी होगी और पैसा जमा करना होगा। तो हुआ क्या है कि विधानसभा चुनाव में 11 उम्मीदवारों ने अपने जिलों की 137 सीटों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के में जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उनकी जांच की मांग की है और कहा है कि इसके लिए कुल मिलाकर यानी इन 11 जो कैंडिडेट हैं उन लोगों ने कुल मिलाकर 66.64 लाख रुपए यानी लगभग मान लीजिए कि 67 लाख रुपए यानी पर कैंडिडेट जो है वो 6 लाख रुपए से ज्यादा उसने भरा है, चुनाव आयोग को भरा है, पैसा दिया है और कहा है 137 सीटों पर कि इनकी गिनती जो है वो जो इसमें माइक्रो कंट्रोलर होते हैं ईवीएम में उनकी जांच की जाए। तो इतने पैसे दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने ये पैसे दिए हैं, मांग की है, उनमें एनसीपी शरद पवार गुट के नेता योगेंद्र पवार जो कि बारामती से चुनाव लड़े थे अपने ही चाचा के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ, और युवा कैंडिडेट हैं योगेंद्र पवार, उन्होंने भी सबसे पहले उन्होंने ही बल्कि इसकी मांग की और कहा कि जिस तरह से चुनाव में जीत दिख रही थी वो पूरी तरह से उलट परिणाम दिखाई पड़े हैं, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए और यही कारण उन्होंने बताया है। इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट के ही उम्मीदवार है प्रशांत जगताप और कांग्रेस के पुणे कैंट के उम्मीदवार हैं रमेश बागवे, इन लोगों ने भी दिया है। तो 11 कैंडिडेट्स ने कुल मिलाकर दिए हैं और चूंकि समय सीमा 30 तारीख को 30 नवंबर को समाप्त हो गई तो और लोग नहीं दे पाए, लेकिन बड़ी संख्या में ये शिकायतें चुनाव आयोग के पास गई हैं। इन लोगों ने ईवीएम की जांच के लिए जिला प्रशासन को अपने आवेदन सौंपे हैं। ये आवेदन चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर जमा करने थे और शुक्रवार को यानी 30 तारीख को यह समय सीमा समाप्त हो गई। किसी भी इसके तहत ये जो नियम है इसमें किसी भी विधानसभा की 5% ईवीएम की जांच यानी जो मशीनें होती हैं जिसमें मतदान किया जाता है, तो कोई कैंडिडेट अपने विधानसभा की 5% ईवीएम मशीनों की जांच करा सकते हैं। और यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इस आदेश के मुताबिक जो उम्मीदवार चुनाव में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहते हैं वो एक लिखित आवेदन देकर किसी विधानसभा में इस्तेमाल की गई 5% ईवीएम के माइक्रोचिप के वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है, लेकिन सिर्फ 5% सीट ईवीएम मशीनों की, क्योंकि सारी मशीनों की अगर जांच हो जाएगी तो बड़ी प्रक्रिया होगी, तो उन्हें जहां सबसे ज्यादा संदेह हो, सबसे ज्यादा धांधली की आशंका हो, उन 5% मशीनों की वो जानकारी दे दें और वहां पर ये जांच हो जाएगी। उसके लिए आवेदन दिए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का कहना है कि जो आवेदन आए हुए हैं उसकी जानकारी दे दी गई है। अब हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के आदेश पर एक मॉक पोल आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट्स बनाने वाली फर्मों के इंजीनियरों की मौजूदगी में इन सब की जांच की जाएगी। एनसीपी के शरद पवार गुट के नेता हैं जिन्होंने ये आवेदन दिया है, उनका कहना है कि मतदाता हमारे पक्ष में थे, फिर भी वोट न मिलने से हैरानी हुई है। और जो एनसीपी के नेता हैं मिस्टर जगताप, वो जिस निर्वाचन क्षेत्र से, हडपसर से वो चुनाव लड़ रहे थे, वहां उन्होंने 27 ईवीएम मशीनों की जांच की मांग की है और ये जिले में सबसे ज़्यादा है उनके ज़िले में। इसके बाद
चिंचवाड़ क्षेत्र से राहुल कलाटे ने 25 मशीनों की जांच की मांग की है। जगताप ने 12 लाख रुपए और कलाटे ने 11 लाख रुपए का भुगतान किया है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार संजय जगताप ने करीब 10 लाख रुपए देकर 21 ईवीएम की जांच की मांग की है। तो ये अलग अलग पर ईवीएम जो है वो पैसा वहां पर जमा करना होता है। जगताप के इलाके में करीब 522 बूथ हैं और 5% ईवीएम की जांच की मांग की गई है, जिसमें 27 ईवीएम शामिल है। उनका कहना है कि इन क्षेत्रों में मतदाता उनके पक्ष में थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि चुनाव जीतेंगे, लेकिन जब परिणाम देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि जीतने वाले उम्मीदवार को इन क्षेत्रों में सभी वोट कैसे मिल गए, जब जो जीता है जहां उनको मिलना चाहिए था। और यही एक और बड़ी खबर कल आई। इसमें चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक करने का दावा करने वाले संजय शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 30 नवंबर को साउथ मुंबई के साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया गया है। 14 नवंबर को सैयद शुजा का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें दावा कर रहे थे कि वो महाराष्ट्र चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम को हैक कर सकते हैं। उन्होंने नेताओं को ऑफर भी दिया था कि 53 करोड़ देने पर 63 सीटों की ईवीएम वो हैक कर देंगे। तो एक तरफ तो महाराष्ट्र में सरकार नहीं बन पा रही है और दूसरी तरफ ईवीएम मशीनों को लेकर, पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतरने को तैयार है, इसके अलावा चुनाव आयोग को शिकायतें दे रहा है। पैसे जमा कर, ये शर्त रखी गई थी, महंगा ये सौदा है, लेकिन अब पैसे जमा करके उनकी जांच की मांग की जा रही है। तो अपने आप समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा मुद्दा है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि सभी हैरान हैं कि आखिर ये परिणाम कैसे आए हैं। और अभी कल जो संविधान बचाओ रैली हुई दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, वहां कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे और उसमें अब यह तय हुआ है कि कांग्रेस पार्टी 26 दिसंबर से ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। 26 दिसंबर की डेट रखी गई है और इसकी शुरुआत रखी गई है कर्नाटक के बेलगांव से। कर्नाटक के बेलगांव का एक प्रतीकात्मक महत्व है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, कांग्रेस की सत्र की उन्होंने अध्यक्षता की, यानी वो केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो भी कब, 1924 में। उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं और उस साल 1924 में जब महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन सत्र की अध्यक्षता उन्होंने की थी, तो उस समय वो सत्र बेलगाम में ही आयोजित किया गया था। यानी कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में महात्मा गांधी ने की थी। इस साल कांग्रेस पार्टी उसको एक बड़े आयोजन के तौर पर मना रही है और वहीं से ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, उसको लॉन्च किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर अब आगे कोई भी चुनाव हमें ईवीएम से मंजूर नहीं है, केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इस मुद्दे पर पूरा इंडिया गठबंधन भी एक है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव लोकसभा में कह चुके हैं कि उन्हें वो मतपत्रों से ही चुनाव चाहते हैं। उनसे पूछा गया कि आप तो जीते हैं, उन्होंने कहा 37 सीटें हम जीते हैं, अगर हम 80 की 80 सीटें भी जीत जाते तब भी हम मतपत्रों से ही चुनाव करवाएंगे, हम ईवीएम से कतई चुनाव नहीं चाहते हैं। विपक्ष के तमाम नेता जो गठबंधन में नहीं हैं, बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती, उन्होंने भी ईवीएम के बजाय मतपत्रों से चुनाव कराने की बात कही है। और इस मुद्दे पर अब महाराष्ट्र में जिस तरह से वहां गठबंधन के घटक दल के नेता इसके खिलाफ ज़मीन पर उतर रहे हैं और एक देशव्यापी आंदोलन की बात कर रहे हैं, वहाँ बाबा आढाव जो 95 साल के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जिस तरह से 3 दिन उन्होंने अनशन किया बैठकर, और तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने उनके समर्थन में जाकर वहाँ वो भी अनशन पर बैठे रहे। अब ये मुद्दा पूरी तरह से सड़कों पर उतारने के लिए पर्याप्त एक वजह बन रहा है। तमाम राजनीतिक दलों के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। 26 दिसंबर से इसकी शुरुआत करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। इंडिया गठबंधन के घटक दल उसमें शामिल हैं।
हालांकि 3 दिसंबर को यानी मंगलवार को बुलाया भी है चुनाव आयोग ने। जो महाराष्ट्र से संबंधित जो शिकायतें थी उन वो शिकायतें की थी कांग्रेस पार्टी ने, उनके प्रतिनिधिमंडल को 3 दिसंबर को बुलाया है चुनाव आयोग ने। लेकिन हरियाणा में भी बुलाया था, हरियाणा में भी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला था। तो प्रतिनिधिमंडल तो जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि इस प्रतिनिधिमंडल को बुलाने के पीछे भी जो देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहा है विपक्ष, उसी का दबाव है, उसी के दबाव का नतीजा है। तो चुनाव आयोग इस मामले में काफ़ी घिरा हुआ है, क्योंकि पूरी चुनावी प्रक्रिया पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन सवाल उठा रहा है, कैसे मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम गायब किए जाते हैं, नाम जोड़े जाते हैं, मतदान के दिन किस तरह से लोगों को मतदान करने से रोका जाता है, किस तरह से कुछ लोगों के लिए खास प्रबंध किए जाते हैं, किस तरह से प्रचार के दौरान एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। उसके बाद मतगणना की जाती है, मतगणना के दौरान भी सत्तारूढ़ पार्टी के फेवर के आरोप लगते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये कि सारी जो मतदान के दिन पूरा मतदान का प्रतिशत जो होता है कुछ घंटों के बाद अचानक वो 8 से 10% बढ़ा हुआ कैसे मिल जाता है। तो ये बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। और इन सब के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी में विपक्ष उतरने जा रहा है। नतीजा क्या होता है देखने वाली बात है, लेकिन एक बड़े आरोप में घिरा हुआ चुनाव आयोग अब जनता के गुस्से का, राजनीतिक दलों के गुस्से का भी सामना करने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में जो अभी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसे देखते हुए विपक्ष मांग कर रहा है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी जीत के बावजूद अगर वहां सरकार नहीं बन पा रही है, 26 नवंबर को ही कार्यकाल पूरा हो चुका है विधानसभा का, तो आखिर वहां पर इस संवैधानिक संकट के बावजूद राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।